बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अभी उस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नया सिलसिला है हमारा, आपके ताउन की हमें अशद ज़रूरत है। एक नेक मकसद के लिए हमने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया। 4000 आवर्स हमने पूरे करने हैं। जितनी भी वीडियोस हैं आप जाकर इन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा, ताकि हम अपने इस मुमकिना जो हमारा हदफ है इसे हम अचीव कर सकें, और ये सिर्फ आपके ताउन से ही मुमकिन है। मैं व्यूअर्स आपको प्रोग्राम के शुरू में कुछ जो हेडलाइंस हैं आपके साथ मैं शेयर करूं, और फिर वन बाय वन इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे। ईरान की जोहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने में नाकामी के बाद इसराइल अब मजहबी मकामात पर हमलावर होने लगा है। इसराइल ने ईरान की बड़ी मजहबी शख्सियत इमाम रूहुल्लाह ख़मीनी के मज़ार पर हमला किया। इस मज़ार के अहाते में ईरान की बड़ी सियासी शख्सियात भी दफन है। इस हमले के इसराइल को क्या नताइज भुगतने होंगे? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की जान को ख़तरा। सुप्रीम लीडर ख़ामनाई ने जानशीन मुकर्रर कर दिया है। जानशीन बनने के लिए कौन से 3 नाम दिए गए और ये खबर कौन दे रहा है और इसके पीछे मकसद क्या है, इसकी तफसील भी आज के इस नशिस्त में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इसराइली हमले में ईरान के अहम कमांडर और न्यूक्लियर साइंसदान अहलिया समेत शहीद। हिजबुल्लाह की भी अहम शख्सियत को शहीद किया गया। इन हमलों के नताइज क्या निकलेंगे? और अमेरिका ने बाकायदा तौर पर इस जंग में शामिल होने का फैसला कर लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा बम मशरिक़ वुस्ता पहुंचा दिया गया है। इस बम को किस तैयारी में लाया गया, क्या खबरें आ रही हैं इंटरनेशनली? और फिर अगर अमेरिका बाकायदा तौर पे जंग में शामिल हुआ तो अमन के नोबेल इनाम का क्या होगा? ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए एक तरफ दबाव बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि ना ही हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेंगे और ना ही इससे जो फ़ायदा सिविल शोबे में हासिल किया जा सकता है इसको भी रोका जाएगा। ईरान अहम तजारती गुजरगाह को बंद कर सकता है। 1200 बहरी जहाज़ फंसने का खदशा। आबी जंग भी शिद्दत इख्तियार कर सकती है। इन तमाम खबरों की तफसील व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे आज के नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान तेल क्यों स्टोर करने जा रहा है और इसका अमेरिका के दौरे के साथ क्या ताल्लुक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या वाकई अमेरिका हमला करने जा रहा है और पाकिस्तान का तेल स्टोर करना हमें क्या बताता है? व्यूअर्स, खबर ये है कि इमाम ख़मीनी के मज़ार पर स्ट्राइक। इसराइली फ़ज़ाइया ने तेहरान में इमाम ख़मीनी के मज़ार के करीब स्ट्राइक की है। इसमें इमाम ख़मीनी, उनकी अहलिया, बेटे और दीगर अहम सियासी शख्सियात के मकबरे हैं। ये जगह ईरान की मौजूदा लीडरशिप के लिए काफ़ी अहमियत रखती है, इसलिए इस हमले के बाद ईरान की तरफ से काफ़ी सख्त जवाब तवक्को किया जा रहा है कि वो देगा। अब ये इमाम ख़मीनी कौन है मैं आपको बता देता हूँ। वो तमाम जनरेशन जिनको इनके बारे में नहीं मालूम और इसकी क्या अहमियत है, जो ईरान के अंदर इनकलाब आया और जो इस वक्त हम वहाँ पर हुकूमत और जो उसकी छाप हम देख रहे हैं इस्लाम की आपको नज़र आती है, एक इस्लामी हुकूमत है, इसका इमाम ख़मीनी के साथ क्या ताल्लुक है? ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी ख़मीनी 3 जून 1989 को फौत हुए। तो गुज़िश्ता 8 दहाइयों में ईरान के पहले ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने इस दुनिया को कुदरती मौत के साथ अलविदा कहा था। उनसे पहले ईरानी हुकूमत के सरबराहों को या तो जलावतनी की अजियतों का सामना करना पड़ा या फिर उन्हें शहीद किया गया। ख़मीनी ने आयतुल्लाह बनने के बाद शाह ईरान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर तनकीद शुरू कर दी, जिसकी वजह से शाह ने उन्हें मुल्क बदर कर दिया। मुल्क बदरी के बाद आयतुल्लाह ईरान से तुर्की और फिर इराक और फ्रांस गए। सन 1979 से कबल ही शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी की मकबूलियत पूरे ईरान में कम होने लगी। हर तरफ फसाद फैल गया, रोज़ाना हड़तालें, मुजाहरे होने लगे, जिसके नतीजे में शाह ने ईरान छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन वो 16 जनवरी तक तेहरान में ही रहे। शाह इतनी देर तक वहीं रहे क्योंकि वो शाही ख़जाने का सारा या कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाना चाहते थे। 1 फरवरी 1979 की रात 1 बजे चार्टर्ड बोइंग 747 त्यारे दी मे फ्लावर ने पेरिस के हवाई अड्डे से तेहरान के लिए प्रवास भरी। इस पर ईरान के शाह के खिलाफ इनकलाब के हीरो आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी सवार थे। 16 साल जलावतनी की ज़िंदगी गुजारने वाले ख़मीनी अब अपने वतन वापस आ रहे थे। उनके त्यारे को मार गिराने की कोशिश भी हुई। ईरानी फ़ज़ाइया ने ऐसे करने की कोशिश की। ख़मीनी के त्यारे ने लैंड करने से पहले 3 बार तेहरान का चक्कर लगाया। आखिरकार 1 फरवरी की सुबह 9:30 बजे ख़मीनी का त्यारा तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर उतरता है। ईरानियों का एक हजूम ख़मीनी के इस्तकबाल के लिए वहाँ जमा हुआ। उन्हें पहले आसमानी नीले रंग की मर्सिडीज़ कार में बिठाया गया, लेकिन लोगों का हजूम इतना था कि उन्हें हेलीकॉप्टर्स में शिफ्ट करना पड़ा। वो वापस आए, पुरानी फ़ौज ख़त्म की गई, जर्नैलों को सज़ाएं सुनाई गई, नया निज़ाम हुकूमत कायम होता है। 3 जून
89 को खमीनी की मौत हुई तो तेहरान रेडियो के मेज़बान ने रोते हुए इस बात का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने मुमकिन जानशीन के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए। अमरीकी अखबार ये भी बताता है कि आयतुल्लाह खामनाई ने यह गैर मामूली इक़दाम इसराइली हमलों में शिद्दत के पेश नज़र किया। अखबार के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर को खदशा है कि इसराइल या अमरीका उनको कत्ल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बाज़ इत्तलात ये भी हैं कि ये तभी हो गया जब इब्राहिम रईसी शहीद हुए थे और खामनाई पर इल्ज़ाम लग रहे थे कि वो अपना बेटा लाएंगे। नामजदगियाँ तभी हो गई थी जो कि सीक्रेट रखी गई। इसराइल का ये भी दावा है और जो वो कर रहे हैं कि उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को जनूबी इसराइल पर हमास के हमले की मनसूबाबंदी में मदद करने वाले एक सीनियर ईरानी कमांडर को जी शहीद कर दिया है। और IDF ये कहते हैं, उनकी तरफ से ये कहना है कि उन्होंने हफ्ते की अलल सुबह तेहरान के जुनूब में वाक़या कुम में एक कसीर मंजिला इमारत पर हमले में जो है उनको शहीद कर दिया। अब अप्रैल 2024 में शाम के शहर दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने को निशाना बनाने वाले इसराइली फ़ज़ाई हमले में वो बाल बाल बच गए थे, जिसमें कुछ फोर्स के मुतादिद आला कमांडर शहीद हुए, एक और साइंसदान भी शहीद हुए। जी BBC फारसी के मुताबिक ईरानी मीडिया ने इत्तला दी कि ईरान में एक और एडमी साइंसदान एसार कमाशा और उनकी अहलिया इसराइली हमलों शहीद हुए। उन्हें वीकेंड पर उनके घर पर इसराइली हमलों का निशाना बनाया गया। वो जो 2004 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स के तालिब इल्म रहे और शोबे में 2007 में डॉक्टरेट की डिग्री ली और मुल्क की जोहरी सनत के साथ वो मुंसलिक हो गए। तब्रेज़ में जी मज़ीद शहादतों की खबर भी आ रही है। शिमाल मगरबी ईरान के शहर तब्रेज़ में एक तरबीती मरकज़ पर इसराइली हमले में ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड जो कोर है पासदान इनकलाब के 4 एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अब हिजबुल्लाह के अहम रुकन की शहादत की खबर भी आ रही है। इसराइली फ़ौज ने लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के खुसूसी मुहाफ़िज़ को बेटे समेत शहीद कर दिया है। हिजबुल्लाह ने अबू अली अल खलील की ईरान में शहादत की तस्दीक कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अबू अली खलील को इराक से तेहरान जाते हुए निशाना बनाया। अबुल खलील अबू अली जवाद के नाम से भी जाने जाते थे। वो हसन नसरुल्लाह के मुहाफ़िज़ और खुसूसी मुशीर समझे जाते थे। अबू अली अल खलील हसन नसरुल्लाह के सिक्योरिटी अमूर के सरबराह भी थे। उन्हें आखिरी मरतबा 23 फरवरी को हसन नसरुल्लाह के जनाजे में देखा गया था। ईरान पर इसराइल के हमलों में अब तक 400 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 3500 ज़ख्मी हुए। और मैं आपको व्यूअर्स ये खबर ये भी दे दूं कि जो हौसी ग्रुप है अंसारुल्लाह ने खबरदार किया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर इसराइली हमलों में शामिल होता है तो वो अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। ये बहुत ही अहम खबर है। और व्यूअर्स ये खबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर पानियों में अमरीका के जहाज़ों को निशाना बनाया गया तो यकीनन ये एक नई जंग की तरफ हालात जो हैं वो हमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई जहाज़ गुजरता है आप उसे उस तरह की सिक्योरिटी हर वक्त नहीं दे सकते और हर वक्त ख़तरा मौजूद रहता है कि इन्हें टारगेट किया जाएगा। और अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर दुनिया की ट्रेड मुतासिर होने का एक बड़ा खदशा हमें नज़र आ रहा है। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि अमरीकी तैयारे रवाना। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक फ़्लाइट ट्रैकिंग डेटा ये बताता है कि 2 से 4 अमरीकी B-2 बमबार तैयारे अपने मैसूरी में वाक़ अड्डे से रवाना हो चुके हैं। और B-2 वो वाहिद तैयारा है जो 30,000 पाउंड वज़नी बंकर बस्टर बम ले जाने की सलाहियत रखता है, जिनके बारे में इसराइल का अंदाज़ा है कि वो ईरान की ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीब फ़रूद को तबाह कर सकते हैं। इनमें से कई जहाज़ इस वक्त ईरान से 2000 किलोमीटर दूर बहिरा हिंद में डियागो गार्सिया नामी जजीरे पर मौजूद हैं। ये जहाज़ ईरान की फ़रूद और दीगर ज़ेर ज़मीन तनसीबात को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये जहाज़ 15,000 किलोमीटर तक बग़ैर एयर रीफ्यूलिंग के उड़ान भर सकते हैं और ये जहाज़ ना रेडार पर नज़र आते हैं और ना ही कोई एयर डिफेंस सिस्टम उनको जो है वो ट्रैक कर सकता है। और इसकी जुर्रत भी अगर उसने कोशिश भी की तो ये मुमकिन नहीं होगा। अमेरिका इस वक्त इसराइल की मदद के लिए 200 से ज़ायद जंगी जहाज़ और 20 से ज़ायद बहरी जहाज़ बशमूल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब भेज चुका है। इन जहाज़ों के साथ बम गिराने के लिए वाफर मकदार में ज़ख़ीरा भी भेजा गया। और ये ख़बरें इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं कि इससे लगता ये है कि 2 हफ्ते के बाद ईरान के हवाले से जो दुनिया भर से सफारती कोशिशें की जा रही हैं, इसका नतीजा देखा जाएगा। अब अगर आप जो तुलसी गबार्ड की स्टेटमेंट को उठाकर देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सब कुछ बकवास है, इसमें कोई हकीकत नहीं, वो गलत है। और मेरी जो इंटेलिजेंस है, यानी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती है कि ईरान एटमी
ताकत जो है वो बनने का ख्वाब देख रहा है और वो बहुत करीब है एटम बम बनाने के, और इसलिए हम उनके ऊपर हमला करेंगे। इस बात का फैसला हमने आने वाले दिनों में करना है। तो वहाँ पर भी जो मौसम है, स्टेटमेंट्स अगर आप देखें तो वो आपको बदला बदला नज़र आता है। और दूसरी तरफ डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये दुनिया को अपने साथ करना चाहते हैं। सफारती कोशिशें इस हमले को रोकने के हवाले से नहीं हो रही, सफारती कोशिशें लोगों को बताने और मनाने के हवाले से हो रही हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं और दुनिया को हमारा साथ देना है। अब देखें, इसमें ऐसे पूरे सिनेरियो में जब अमेरिका ने ऐलान नहीं किया कि हम हमला करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो डिप्लॉयमेंट कर रहा है और बड़ी हैवी किस्म की डिप्लॉयमेंट हो रही है। पाकिस्तान ने नोबेल इनाम का जो नामजदगी है वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इसका ऐलान कर दिया और वो कोशिशें करेंगे। तो इसका एक आपको सेट बैक नज़र आएगा, फॉल बैक नज़र आएगा, और पाकिस्तान को सफारती महाज के ऊपर सोच समझ कर ये प्लानिंग करनी चाहिए थी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को कह सकता है ना कि देखें, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो जंग को ख़त्म किया, और अगर मैं गलत होता ईरान के ऊपर हमला करने के हवाले से, तो ईरान पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो आकर मेरे साथ हाँ में हाँ ना मिलाती। और देखें, आज हमने हमला किया और दुनिया हमारे साथ खड़ी है, और दुनिया समझती है, एक उनका जो ब्रदर मुस्लिम मुल्क है वो भी ये समझता है कि ईरान एटम बम बनाने जा रहा था और उसके जो मकासद हैं वो कितने अच्छे नहीं थे। तो ये एक ऐसा एक तरह से जुआ खेला गया है जो पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए था, और इसके ऊपर इंटरनेशनली भी तनकीद हो रही है। मैं भी आपको ये भी खबर दूं कि इसराइली एयर डिफेंस ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों में से सिर्फ 65% को इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम रोक सका है, जो कि एक दिन पहले तकरीबन 90% मिसाइल रोक रहा था। इसराइलियों के हौसले पस्त हैं। इसराइल के हैफा के बेर ने CNN को जी एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कहता है कि हम मुआहदे की हम उम्मीद कर रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, तबाही देखो, उन्हें अब बैठना चाहिए, मुज़ाकरात करना और मुआहदा करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, अब बस कर दो। और ये आपको इसराइल के अंदर से आवाज़ आपको उठती हुई नज़र आएगी। मैं आपको अब दुनिया में इस वक्त जो क्या चल रहा है और कौन सा मुल्क सफारती महाज के ऊपर ईरान से बात कर रहा है और क्या चल रहा है। कैमरून की जी ईरानी सदर से गुफ्तगू हुई। फ्रांसीसी सदारती दफ्तर के मुताबिक ईरानी सदर ने गुफ्तगू में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को कहा कि ईरान को तमाम ज़मानतें देनी होंगी कि इसका जोहरी प्रोग्राम पुरअमन था। फ्रांसीसी सदर ने गुफ्तगू में इस बात के ऊपर भी जोर दिया है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा, लेकिन फ्रांस के पास एटम बम मौजूद है। फ्रांस दुनिया भर को असला फराहम करता है। इसराइल को फ्रांस ने असला फराहम किया। इसराइल के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इसराइल किसी आलमी कानून को भी नहीं मानता, जबकि ईरान ने NPT पर दस्तखत किए हुए हैं। और फिर ईरान क्यों न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी नहीं रख सकता? दुनिया की ये दोगली पॉलिसी आपको इसी तरह नज़र आएगी। अब ये फ्रांस के राफेल तैयारे आपने भारत को भी दिए कि जाओ जाकर इस्तेमाल करो। अब क्यों टेक्नोलॉजी और ये असलहा क्यों फ़रोख्त किया जाता है? इसलिए कि दुनिया को हर मुल्क का दिफा मजबूत हो सके। दुनिया इसलिए असला ख़रीदती है ना। जब आप असलहा फ़रोख्त कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क को जो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उस वक्त ये लोगों को क्यों ख्याल नहीं आया कि अगर हम ये असलहा इनको फ़रोख्त करेंगे, इसको ज़ाहिर सी बात है स्टोर करने के लिए तो नहीं बेचा जा रहा, बल्कि ये इस्तेमाल होगा, लोगों की जानें जाएंगी। लेकिन दुनिया में अमन कायम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ ये अपने दिफा को, और दोगली पॉलिसी हैं, ये दोगले हुक्मरान हैं जो सिर्फ ईरान को इसलिए मारना चाहते हैं कि वहाँ पर एक आपको इस्लामी हुकूमत नज़र आती है। और ये दुनिया के तमाम मुसलमान हुक्मरानों के लिए डूब मरने का मकाम है कि एक ऐसी हुकूमत जो इस्लाम का जिसने झंडा पकड़ा हुआ है, आप उसको ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। दुनिया में आपको मिडल ईस्ट में कहाँ इस्लाम नज़र आता है? सऊदी अरब के अंदर हमारी जो एक वाबस्तगी है वो अपनी जगह, लेकिन वहाँ के हालात आप उठाकर देख लें और किस तरह से उन्होंने मॉडर्न कर दिया है वो आपके सामने है। फिर जर्मन सफारत खाना बंद हो गया जी, और जर्मनी ने मौजूदा ख़तरनाक सूरत हाल के पेश नज़र ईरान में अपने सफारत खाने के अमले को आर्जी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया है। रूस की ताउन की यकीन दहानी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और रूसी सदर ने स्काई न्यूज़ अरेबिया से गुफ्तगू के दौरान जोहरी तवानाई को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करने को ईरान का हक करार दिया है। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि रूस इस शोबे में ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए भी तैयार है। OIC का इजलास, इसकी कहानी भी आपको बता देते हैं। वज़ीर ख़ारजा 51 वहाँ ये इजलास था जी, और इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी इसमें शरीक हुए हैं। और इसके साथ साथ ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हुए जो स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं, मैं व्यूअर्स इसकी वन बाय वन आपके साथ तफ़सीलात शेयर कर देता हूँ। भारत के बारे में क्या कहा? भारत की जानिब से पाकिस्तान के हिस्से का पानी
रोकना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत की तरफ से सिंतास माहदे को मुअत्तल करने को जंग के मुतरादिफ समझते हैं। इसहाक डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्क सदर रजब उर्दगान से मुलाकात की है और उर्दगान की गुफ्तगू सबसे इंपॉर्टेंट थी, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इस्तांबुल और दमिश्क की तकदीर लाज़िम व मज़लूम है, ये अल्फाज हैं उर्दगान साहब के। वो कहते हैं कि बगदाद, काहिरा, सना की तकदीर हो या इस्लामाबाद, काबुल, तराबलस, तेहरान, मक्का और मदीना और यकीनी तौर पर अल-कुद्स और गज़ा की तकदीर एक दूसरे से जुदा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि तमाम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मुसलमान ख्वाह तुर्क हों, कुर्द हों, अरब हों, फ़ारसी हों, सुन्नी हों, शिया हों, अलवी हों, अफ्रीकी हों, एशियाई हों, लातीनी अमरीका हों, किसी भी मज़हब मुंसलिक से ताल्लुक़ रखने वाले हों, मुसलमानों के किबले की तरह उनकी किस्मत भी एक है। हम में से हर एक ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब बात हमारे मुश्तरका मकासद और मुश्तरका मफादात की हो तो इख्तलाफात को एक तरफ रख कर मुत्तहद रहना हमारा फ़र्ज़ है। तो पूछें जाकर यूएई से कि उसने क्यों और किस बुनियाद के ऊपर जहाज़ अपने भेजे। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इसराइल को अमन की राह में रुकावट करार देते हुए ये भी कहा कि अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात के नए दौर के आगाज़ से ऐन कबल ईरान पर इसराइल के हमलों का मकसद मुज़ाकरात को सबूताश करना है। नेतन्याहू हुकूमत साबित कर रही है कि वो खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा जी, उनका भी बयान आया, वो ये कहते हैं कि हम ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को निशाना बनाने वाले इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं और वाज़ेह तौर पर गैर कानूनी हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा उनका भी बयान, ये भी मैं आपको बता दूं कि इसराइल ने गज़ा पर हमला किया, फिर लबनान पर हमला किया, फिर यमन पर हमला किया, फिर शाम पर हमला किया और अब ईरान पर हमला कर रहा है। मसला गज़ा, लिबनान, यमन, शाम या ईरान नहीं है, बल्कि असल मसला खुद इसराइल है। आलमी ताकतें इसराइल को लगाम डालें। और आप देखें, दहशतगर्द मुसलमानों को कहा जाता है। जितने भी हमले हुए अमेरिका हमले करता है। इन हमलों को रोकने के लिए जो उसे किरदार डोनाल्ड ट्रंप को अदा करना चाहिए था, अफसोस की बात है कि ये किरदार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अदा नहीं किया गया। व्यूअर्स, सवाल ये भी बहुत अहम है कि क्या ईरान आबनाए हर्म्स बंद कर सकता है। रोज़ाना जी 2 करोड़ से ज़्यादा बैरल तेल इस आबनाए से गुजरता है, जो आलमी समंदरी तेल की तिजारत का तकरीबन 30% है और दुनिया के कुल तेल के इस्तेमाल का 5वां हिस्सा बनता है। इसी तरह तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख टन माया, जो एलपीजी गैस जिसे आप कहते हैं, वो भी सालाना यहाँ से गुजरती है, जो आलमी एलपीजी तिजारत का तकरीबन 21% है। और माहाना 1000 से 1200 तक जहाज़ इस आबनाए से गुजरते हैं। और इस खत्ते के ज़्यादातर दरामदार, जिनमें गंदम है, खुराक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गाड़ियाँ, घरेलू आलात, मशीनरी, असलहा, धातें, तामीराती सामान शामिल है, इसी रास्ते से आती हैं। तेल के अलावा कुछ और बरामदात जैसा कि ईरान की ज़रूरी मसनूआत भी इसी रास्ते से भेजी जाती हैं और ईरान की बहरी दरामदात का बड़ा हिस्सा भी इसी आबनाए, इसी रास्ते से गुजरता है। अब क्या ईरान इस पानी को और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को बंद कर सकता है? इस आबनाए की हिफाजत के लिए अमेरिका जी, बरतानिया, फ्रांस और इंडिया समेत कई मुल्कों के जंगी बहरी जहाज़ बैनुल-अक़वामी पानियों में तैनात हैं। इसी तरह बहरीन में कायम 34 मुल्कों का बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद भी खलीज और आबनाए में जहाज़रानी की हिफाजत के लिए मौजूद है। और अस्करी तज्ज़िया निगार इस हवाले से ये बताते हैं कि ईरानी बहरिया चंद घंटों के लिए आबनाए को बंद कर सकती है, लेकिन इसके बाद वो बैनुल-अक़वामी अफवाज के दबाव पर पसपा हो जाएगी। इससे ईरानी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो सकती है, क्योंकि वो रोकेंगे, 4 दफ़ा रोकेंगे, 6 दफ़ा रोकेंगे, अल्टीमेटली ये तमाम ममालिक इनके ऊपर हमला करके इनकी बहरिया को ख़त्म कर सकते हैं। बहरिया में होता क्या है जी, आपके पास सबमरीन्स हैं, जहाज़ हैं, वो अगर तबाह हो गए तो फिर आपकी पूरी बहरिया ख़त्म हो जाएगी। अब पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे अहम खबर ये जी कि पाकिस्तान जी तेल स्टोर कर रहा है और ये भी इस चीज़ की अलामत है। ये जो लास्ट मुलाकात हुई कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा और ये जो B-2 बॉम्बर्स भिजवाए जा रहे हैं जहाज़, इसका आना भी यही बताता है। आबनाए हर्म्स की बंदिश के खदशात के बाइस तेल के जहाज़ों की किरायों में 15% इजाफा हो गया है जी। हुकाम ये भी बताते हैं कि खलीज फारस से $9 लाख में आने वाला तेल जहाज़ का किराया $11 से $12 लाख तक पहुँच गया है, जबकि इंश्योरेंस कवर जो है वो $15,000 से बढ़कर $22,000 तक ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं जी बढ़ेगा। हुकूमत की जानिब से 14 करोड़ लीटर्स पेट्रोल फौरी मंगवाने का हुक्म दिया गया है और ओगरा की जानिब से ऑयल कंपनियों को लिखे गए ख़त में 20 दिन तेल ज़ख़ीरा रखने की हिदायत की गई है। और पाकिस्तान का
तेल दरामद का फ़ैसला, पाकिस्तान ने 14 करोड़ लीटर पेट्रोल फ़ौरी दरामद करने का जो फ़ैसला किया, ये इस तनाज़ुर में किया गया जो हालात हैं मशरिक़ वस्ता के। और फिर ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि अगर आप जो 10 दिन के अंदर जो तेल कराची की पोर्ट पे पहुंचेगा और जो आपने ऑर्डर्स दिए, ये फ़ैसला क्यों किया जा रहा है? क्या वाकई आपको अमेरिका से खबर मिल गई थी कि हम हमला करने जा रहे हैं? तो इस तनाज़ुर में भी हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। और फिर आखिर में मैं आपको एक खबर दूँ, चीनी इंजीनियर्स ने बायोनिक रोबोट, एक छोटा सा मच्छर जितना एक ड्रोन तैयार किया है जी। चीनी इंजीनियर्स ने ये जो ड्रोन तैयार किया उसके हवाले से भी बताते हैं कि जंगी निगरानी के लिए इसे तैयार किया गया। और चीनी इंजीनियर लेओंग हेक्सियांग ये बताते हैं कि मेरे हाथ में मच्छर जितना बड़ा एक रोबोट ड्रोन मौजूद है। इस तरह के छोटे रोबोट्स को इंफॉर्मेशन जमा करने और जंगी मैदानों में खुसूसी मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब आपको अपनी कन्वेंशनल फोर्स उतारने की ज़रूरत नहीं है। किसी ज़माने में जासूस हुआ करते थे, खैर आज भी उनसे काम लिया जाता है, लेकिन जासूसी के लिए मच्छर जितना रोबोट अब ये इस्तेमाल होगा और आप इसे इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते। और फिर जो इसका डिफेंस आपको इसी हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। तो चाइना सर बहुत आगे निकल गया है और दुनिया अब एक नए फेज़ में दाखिल हो रही है जहाँ पर टेक्नोलॉजी ही असल में नई जंग है। कन्वेंशनल फोर्स से आपकी जंग नहीं होगी, बल्कि आपको ड्रोन्स हों, आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या फिर डिफेंस सिस्टम, इसकी मदद से अब आपको नई जंगें जो हैं वो लड़ना पड़ेंगी। तो चाइना इस हवाले से अब आगे जा रहा है। व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।